नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 16वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स आनी बाकी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी निगाह रहेगी। अगर बात करें आज के एजेंडे की, तो संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता कृति मिश्रा और नविक्रम। कृति आपका, नविक्रम आपका, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के वर्धमान पूर्व से टीएमसी के लोकसभा सांसद सुनील कुमार मंडल। सुनील जी, आपका स्वागत है। और उड़ीसा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार और पांजन्य के संपादक हितेश शंकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़े संशोधन बिल पर लोकसभा में होगा विचार। विधेयक में ऐसे हथियारों के संबंध में वित्त पोषण पर रोक लगाने के प्रावधान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल पेश किया था विधेयक। दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 पर राज्यसभा में होगा विचार। आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के प्रावधान। लोकसभा से विधेयक को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। यूक्रेन की स्थिति के बारे में लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा रहेगी जारी। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी नियम 193 के तहत होगी आगे की चर्चा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब राज्यसभा के एजेंडे में शामिल। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से खास चर्चा भी करेंगे। उससे पहले नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया गया। राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुके संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को कल लोकसभा की भी मंजूरी मिल गई। यूक्रेन की स्थिति के बारे में नियम 193 के तहत लोकसभा में करीब 4 घंटे 45 मिनट की चर्चा हुई। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल 2022 कल राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा से यह बिल पहले ही पारित हो चुका है। इन विधेयकों को इसके साथ ही संसद की मंजूरी भी मिल गई है। संसद के आज के एजेंडे की अगर बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज लोकसभा में क्या रहने वाला है खास पर। यूक्रेन की स्थिति के बारे में नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी नियम 193 के तहत सदन में आगे की चर्चा होगी। सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 अप्रैल 2022 को सदन में पेश सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के 7वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के बारे में सभा की अनुमति प्राप्त करेंगे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2022 और दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त 2 संदेशों की सूचना देंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले उठाएंगे। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। इनमें अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन और वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी शामिल है।
यूक्रेन की स्थिति के बारे में लोकसभा में आज भी नियम 193 के तहत चर्चा जारी रहेगी। कल आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद करीब 4 घंटे 45 मिनट चली चर्चा में कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई। विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि भारत को यूक्रेन संकट का समाधान कराने और शांति बहाली में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने युद्ध के कारण यूक्रेन से बीच में ही पढ़ाई छोड़कर आने वाले भारतीय छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई और उनके पाठ्यक्रम को पूरा करने की वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने यूक्रेन संकट पर भारत के सतत रुख और ऑपरेशन गंगा की सफलता को लेकर केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और सरकार इस संकट के कारण उत्पन्न मुद्दों के समाधान पर लगातार ध्यान दे रही है। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी नव विक्रम का, जो कि संसद भवन परिसर में मौजूद है। नव विक्रम, मोटे तौर पर हमने बता दिया है क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा के भीतर, बारीकी से आप बताएं कि क्या कुछ रहने वाला है खास। बिल्कुल प्रतिबिंब, जैसा कि आपने बताया कि कई अहम विषयों पर चर्चा होगी और जैसा आप बता रहे थे कि यूक्रेन में जो संकट हुआ, जो छात्रों जो वहाँ भारतीय छात्र फंसे हुए थे उनको लेकर जो कल चर्चा हुई थी, उस पर आगे चर्चा जारी रहने की उम्मीद है। और मैं बताना चाहूँगा कि उम्मीद की जा रही है कि आज विदेश मंत्री उसका जवाब भी देंगे। चर्चा में जो जिन सदस्यों ने सवाल उठाए थे, हमने देखा कि कई मंत्रियों ने भी उस बहस में हिस्सा लिया था, जैसे कि हरदीप पुरी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने उस बहस में हिस्सा लिया था। और कई सदस्यों ने छात्रों की का जो भविष्य होगा उसको लेकर चिंता जताई थी कि जिन्होंने वहाँ पर 1 साल, 2 साल या 3 साल पढ़ाई कर चुके हैं, उनके वो भारत तो आ चुके हैं सकुशल, लेकिन उनके भविष्य का क्या होगा। तो ऐसे में उम्मीद है कि जब विदेश मंत्री जवाब देंगे तो काफ़ी हद तक स्थितियाँ साफ होंगी, क्योंकि एक बड़ी तादाद में प्रतिबिंब, आप जानते हैं कि भारतीय छात्र वहां पर थे, ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया। हमने कल भी देखा कि जो संसद सदस्य हैं उन्होंने कई दलों के राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने सरकार के प्रयासों की सराहना की कि जिस तरीके से उस युद्ध स्थल से छात्रों को सकुशल लाया गया। लेकिन अब जो चिंता बनी हुई है, जिस पर संसद सदस्य चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो छात्रों के भविष्य को लेकर ही है। इसके अलावा प्रतिबिंब अगर बात करें तो जो विधेयक है आज कार्यसूची में, वो भी बेहद अहम है। और प्रश्नकाल की अगर बात करें तो आपने बताया था कि जनहित से जुड़े कई सवाल, तो रेलवे से जुड़ा हुआ रेलवे से जुड़े हुए तमाम और कई मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल हैं। रेलवे से एक बेहद अहम सवाल है, क्योंकि हम बीते कई सालों से बुलेट ट्रेन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन को लेकर आज सवाल सदन में उठाया लिस्टेड है। तो देखना होगा कि सरकार क्या उस पर अपना जवाब देती है, क्या बताती है। जी नविक्रम, आप बने रहे, लगातार आपसे और भी अपडेट लेंगे। हमारे स्टूडियो में कुछ विशेषज्ञ मेहमान भी मौजूद हैं। सुजीत जी, यहाँ पर परसों की अगर बात करें, जिस तरीके से व्यवधान आया राज्यसभा के भीतर, तो एक आशंका पैदा हुई कि इतने सारे विधेयक हैं जो लोकसभा से पारित हो चुके हैं, अब राज्यसभा में इसकी स्थिति जो है स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से गतिरोध को तोड़ते हुए और पूरे दिन जो है सदन की कार्रवाई सुगमता से चली है और 2 विधेयक भी पारित हो गए हैं और बहुत सारे सूचीबद्ध भी हैं, आज भी सूचीबद्ध हैं, क्या कुछ कहना है? प्रतिबिंब जी, देखिए, सोमवार को जो राज्यसभा की कार्य में जो बाधा आई, इसके लिए ये दुख की बात है। मैं कई बार कह चुका हूँ जी, पिछले कार्यक्रम में भी आपने इस बात पर कहा है कि कम से कम आपका जो 0 आवर है और क्वेश्चन आवर है, इसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग हमें जब भेजते हैं संसद में, लोग जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के, राज्यों के जो अहम मुद्दे होते हैं, कई सारे जनहित के जो इश्यूज होते हैं, उसको उठाने का उनका उम्मीद रहता है। तो जब 0 आवर क्वेश्चन आवर जब ये हो जाता है, स्थगित हो जाता है, तो ये हम एक्चुअली ये अपने गणतंत्र के लिए ठीक नहीं है, अपने डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कल धन्यवाद दूंगा सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को और सांसदों को कि कल बहुत ही अच्छा चर्चा हुआ। कल 2 महत्वपूर्ण बिल, CA/CS अमेंडमेंट बिल और जो अपना MCD बिल, दोनों पे कल चर्चा हुआ, दोनों कल राज्यसभा में पास हुआ है। और मैं उम्मीद करूंगा अभी कुछ 3-4 दिन और बचे हैं, 2-3 दिन बचे हुए हैं जी सत्र का, तो ये अच्छा से चलेगा। और जो अभी और 2-3 अहम बिल्स पास होने वाले हैं, ये अच्छा से पास होगा, ये मैं उम्मीद करूँ। जी, सुनील मंडल जी, जब सुजीत जी बोल रहे थे
तब आप गर्दन हाँ में हिला रहे थे, लेकिन हम देखेंगे कि दोनों सदनों के भीतर ये टीएमसी तो के सांसद बहुत आपको मुखर रहते हैं। पहले बार बहुत बार हम ऐसे ही बोले जे देखिए क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर माई कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा बात आम आदमी का बात बोलने का जो मंदिर है वो एक ही मौका है जी, तो इसमें देखिए और पॉलिटिक्स सबसे बड़ी बात है कि प्रश्नकाल में और शून्यकाल नहीं, में नहीं, बहुत politics- मुश्किल से तो नंबर आता है, और वो नंबर बहिर्गमन की वजह से या स्थगित हो जाए सदन की हमको कार्रवाई जानकारी भी में मिलता चला है जाता ना, है। बहुत जानकारी भी मिलता है मिनिस्टर से जानकारी में उसका प्रोग्रेसिव क्या है, उसको कोई डेवलपमेंट का क्या मौका है, क्या क्या सिस्टम है, ये भी मौका मिलता है जी, एक बात एक है, देखिए और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए जे आज जो हमला हो रहा है जे पहले बार बहुत कुछ हुआ, गवर्नमेंट विरोधी को थोड़ा मौका दे दे, ऐसा करके एडजस्टमेंट करके हम लोकसभा में हमारा ओम बिरला जी बहुत अच्छा है। मैं वही आने वाला था, मैंने कहा कि लोकसभा ना, के भीतर ओम तो बिरला जी बहुत अच्छा है, हमको मौका बहुत 0 आवर में रात 10-11 बजे 2 बजे तक 1 बजे तक भी हम पार्लियामेंट में हमको मौका मिला, जी, ये सही है। देखिए सब गवर्नमेंट का एक नंबर दोस्त है विपक्ष, विरोधी है एक नंबर दोस्त। क्यों? सरकार का जो लो पॉइंट जो उसको जो कोई काम करने वाला जो त्रुटि है वो सुधार देता है। जी। और अगर बात करें हितेश जी, चूंकि संसदीय कार्य पर आपकी निगाह रहती है, बरसों से आप कवर भी कर रहे हैं, और बात करें दिल्ली की राजनीति को भी बहुत नज़दीक से आप जानते हैं, तीनों नगर निगम के एकीकरण को लेकर जो है विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। जी, कितना महत्वपूर्ण विधेयक है, अब कानून का रूप ले लेगा आप ये? मुझे लगता है कि ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखें तो 1952 में जब पहली बार विधानसभा बनी चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में, तब से लेकर दिल्ली का कामकाज, निगमों का जो कामकाज है वो केंद्र के माध्यम से ही चलता रहा है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि एक चीज़ हमें समझनी होगी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि विपक्ष और पक्ष दोनों जब राष्ट्र हित में मिलकर चलते हैं तो राजनीतिक बाधाएं दूर होती हैं। दिल्ली में एक मगर मुझे चिंता दिखाई देती है। कुछ लोगों ने कहा कि ये संवैधानिक व्यवस्था पर, संघीय व्यवस्था पर हमला है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज देखिए कि दिल्ली में एक नाटक चल रहा है, बाबा साहब के नाम पर वो नाटक चल रहा है, बहुत अच्छा है, सबको देखना चाहिए। मगर उसके साथ ही बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसे बाबा साहब के नाटक की आड़ में चुनौती भी दी जा रही है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें दिल्ली में, देश की राजधानी में, यहाँ की विधानसभा को कोई कानून बनाने की कोई विधायी शक्ति इसके पास नहीं है। और ऐसा सिर्फ दिल्ली के साथ नहीं है, अमेरिका, कनाडा और आप दुनिया में देखिए बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर जो केंद्र ये कानून बनाने की शक्ति है राजधानी में, वो बाकियों के अगर उदाहरण देखें तो राजधानी का कामकाज केंद्र से ही चलता है, उसके बिना चल नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा काम हुआ है। राजनीतिक कारणों से अगर विभाजन हुआ था तो दिल्ली की जनता के सुख दुख को देखते हुए और जिस तरह से एक रस्साकशी जो चलती रही कि 4th क्लास के पैसे रोक दिए, उनको वेतन नहीं मिला, पूरी दिल्ली में बाहर से मेहमान आ रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है, पेंशन की बात थी, कोविड में जो भुगतान थे वो नहीं हुए। तो राजनीतिक निर्ममता का शिकार दिल्ली नहीं हो सकती, राजनीतिक रस्साकशी का शिकार दिल्ली नहीं हो सकती। और दिल्ली के लोगों के लिए विकास, स्वच्छता, ये बड़े मुद्दे हैं। इसकी दिशा में मुझे लगता है बहुत और सबसे बड़ी बात यह है कि महत्वपूर्ण जिस राजनीतिक दल ने ये विभाजन किया था उसने भी बाद में माना था कि ये विभाजन ठीक नहीं है और उसका हर तरीके का अनुपात भी जो है वो सही नहीं था। मैं एक बार राज्यसभा के एजेंडे पर बात कर लेता हूं, फिर वापस इसका इसमें थोड़ा आप बता दें। इसके ऑलरेडी आया द मीटिंग द दिल्ली नगर निगम और चेयरमैन कमिश्नर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, इसके साथ हमारा एक मीटिंग हुआ। ऐसी दिल्ली का जो विभाजन हुआ, जो ये चाहते हैं कि इसका देखिए इसका एम क्या है, ये चाहते हैं जे हमारा जो तीनों निगम में जो कमिश्नर में जो खर्चा होता है 500 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्चा होता है जी, ऐसा नहीं। देखिए
आम तो क्या है, खर्चा होता है जो कमिश्नर हर निगम में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अदर जो निगम डिवाइडेशन होता है सुनील आम आदमी के सेवा के लिए, आम आदमी को सेवा के लिए होता है। एक कमीशन हो जाएगा, इसमें एक कमीशन हो जाएगा तो देखिए कितना एरिया है, आम आदमी को डिस्टर्ब होगा। नहीं, मेरा एक मानना है, मैं एक टिप्पणी देता हूं। चलिए, ये विधेयक तो वैसे भी पारित हो चुका है दोनों सदनों में, अब तो कानून बनने वाला है। उससे पहले जो है एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा के एजेंडे पर भी। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब आज भी सदन की कार्यसूची में शामिल है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन बिल 2022 और दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देने वाली हैं। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। सीधा रुख करें उस अपने सहयोगी के पास, उससे पहले हम बता दें कि राज्यसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाने वाले हैं। इनमें अन्य विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन, वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट्स, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण भी शामिल हैं। सीधा रुख करते हैं कृति मिश्रा का, हमारी सहयोगी मौजूद हैं संसद भवन परिसर में। कृति, मोटे तौर पर बता दिया है कि आज राज्यसभा में क्या कुछ खास रहने वाला है, लेकिन अगर बात करें एक विधेयक की, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, हमने देखा कि लोकसभा के भीतर इस बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी सत्ता पक्ष को। आखिरकार ये विधेयक पारित हो गया। अब क्या स्थिति रहने वाली है राज्यसभा के भीतर? जी हाँ, देखिए प्रतिबिंब, अगर हम सबसे पहले इस बिल की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा में सरकार की एक टफ पोजीशन थी। सरकार ने जितने भी एलिगेशंस थे या जितने भी कंसर्न्स थे ऑपोजिशन के, उनको हटाने की कोशिश की और साफ किया है कि ना ये बिल प्रिवेसी के खिलाफ है और ना ही किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है। देखिए, सरकार लगातार कहती आई है कि ये जो बिल बनाया गया है वो सारे इंटरनेशनल प्रोसीजर्स को पढ़कर और देश में कन्विक्शन रेट ज़्यादा हो, इसके लिए ये बिल लाया जा रहा है। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पहले भी साफ किया है कि इसके तहत स्मार्ट पुलिसिंग जो कि टेक सैवी हो, जो कि सेंसिटिव हो, इस पर फोकस है। और इसके साथ ही साथ जो एनसीआरबी है उसको ये राइट मिलेगा कि किस तरह से वो सैंपल डेटा कलेक्ट कर सकती है, डिसेमिनेशन हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। देखिए, कन्विक्शन रेट जो है उसको ठीक करने के लिए जो सैंपल कलेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो बायोमेट्रिक्स का हो, पाम का हो, रेटिना का हो, आइरिस का हो। तो इस बिल में ये सारे प्रावधान हैं और सरकार ने पहले ही ये कह दिया है कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनके लिए बिल है, ताकि जो कन्विक्शन रेट है उसको बढ़ाकर जो गलत काम कर रहा है उसकी एक पूरी प्रोफाइलिंग हो सके और जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन नहीं करते हैं उन पर एक अंकुश लगाया जा सके। तो इस लिहाज से सरकार ने ये कहा है कि ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी विपक्ष के जो भी कंसर्न्स हैं उनको पहले ही लोकसभा में भी सरकार ने दूर करने की कोशिश की है और आज हम राज्यसभा में भी देखेंगे कि सरकार की यही कोशिश होगी। प्रतिबिंब जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर एक प्रतिक्रिया स्टूडियो से मिल जाए। अगर इस विधेयक विशेष की बात करें, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 की बात करें, हमारे अलग अलग कार्यक्रम होते रहे हैं और कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी आते रहे हैं और उनकी चिंता ये थी कि 102 बरस पुराने, 120 बरस पुराने कानूनों के प्रावधान अगर लागू किए जाएंगे तो किस तरीके से आधुनिक युग में हम अपराधियों पर शिकंजा कसेंगे। उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये विधेयक? देखिए प्रतिबिंब जी, ये एक अहम बिल है। ये जो अपना प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट था 1920 का जी, उसका रिप्लेसमेंट है जी। और अभी हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारे एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जो देश को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन, हमारा कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, वो ग्लोबल एवरेज के हिसाब से हमारा कन्विक्शन रेट लेस देन 4% है। तो ये जो अपना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको ये एम्पावर करेगा और जो अपना जुडिशल प्रोसेस में भी ये हेल्प करेगा। इन प्रिंसिपल आई एम ओके विद दिस बिल और मैं मानता हूँ कि ऐसा बिल एक आना चाहिए। 100 साल से ऊपर हो गया जो बिल है वो अभी जो टेक का ज़माना है उसमें ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है जी। लेकिन मेरा जो कंसर्न है
दो तीन मेरा कंसर्न, एक कंसर्न है कि इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो क्लियरली नहीं डिफाइंड हुए हैं। लाइक मेजरमेंट का डेफिनेशन, बायोलॉजिकल सैंपल, ये सब डिफाइंड नहीं है। और मुझे डर है कि ये दिस विल बी चैलेंज, ये दिस विल लीड टू मोर लिटिगेशन। एक वो मेरा कंसर्न है। दूसरा जो कंसर्न है, इसमें आपका पुटुस्वामी जजमेंट ले लीजिए या फिर श्रेया सिंगल जजमेंट ले लीजिए, इसमें राइट टू प्राइवेसी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ वेरी क्लियरली आर्टिकुलेटेड, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बिल में उसका उसको ठीक से नहीं देखा गया है। तो मुझे लग रहा है कि दिस बिल विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 का भी वायलेशन होने का इसमें चांसेस है। फाइनली मेरा एक पॉइंट और है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो पहले इसका जो थॉट प्रोसेस था कि ए पुलिस ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कैन गो फॉर आइडेंटिफिकेशन, अभी उसको हेड कांस्टेबल कर दिया, 2 रैंक बिलो। तो मुझे लग रहा है कि एक हेड कांस्टेबल का इतना जो मतलब एक मैच्योरिटी या फिर एक एक्सपोजर नहीं रहता है कि वो डिसाइड कर सके कि किस केसेस में, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बिल का इंटेंट इज़ वेरी गुड, इन प्रिंसिपल इट्स ए वेरी गुड बिल फॉर द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, लेकिन ये सब कुछ कमियां हैं जो मुझे लग रहा है कि सरकार को इसको देखना चाहिए। जी जी, और सबसे बड़ी बात है सुनील जी, वैसे तो लोकसभा के भीतर तो ये पारित हो गया है, लेकिन हमने देखा लोकसभा में चर्चा के दौरान जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो इसमें भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ले आया गया और उसको बहुत स्पष्ट किया बाद में गृह मंत्री के द्वारा कि भाई ये तो इसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, तो फिर ये बार बार ये चर्चा में क्यों लाया जा रहा है? क्लियर है, मैं सहमत हूँ इसके साथ जी। ऐसे क्लियर नहीं है जी, बिल का अंदर क्लियर कट नहीं है। आप देखो अभी आज जो मर्डर केस है आसामी है, जो नगदा नगदी पकड़े जिसको, उसको भी 3 महीने बाद निकल जाता है जेल से। नहीं ये वाला नहीं, जो आइडेंटिफिकेशन जो ये है, जो एजेंसी काम करेगा, वो एजेंसी गलत करे, वो एजेंसी कोई उल्टा पुल्टा करे तो उसको पनिशमेंट होने के लिए इसके साथ जोड़ना चाहिए। ये हमारा डिमांड था ये लोकसभा में। आज देखिए कोई एनी एजेंसी का, सीबीआई का ऊपर आम आदमी का विश्वास चला गया। सीबीआई और जो स्टेट कंसर्न है, जो हर स्टेट कंसर्न है, उसको ऊपर पॉलिटिकली जो देखिए हमारा इंडिया में जो निर्वाचन कमीशन है उसको जो प्रायोरिटाइज पूरा उसका सिंगल है, वो उसको ऊपर कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, वो सेल्फ सर्विस इसको लेकिन उसके बावजूद भी जब परिणाम जो है अनुकूल नहीं आते हैं तो सवाल तो फिर भी उठाए जाते हैं ना विपक्षी दलों के द्वारा। हाँ 100% विपक्षी दल तो उठाया ना, एजेंसी का ऊपर जो एजेंसी काम करेगा उसको कुछ गलत आएगा तो उसको पनिशमेंट के लिए क्या जी जी रूल होना चाहिए। जी जी, यहाँ पर हितेश जी भी मौजूद है। हितेश जी, बहुत सारे कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित हुए हैं, उन जब सुरक्षा की बात आती है कि भाई आपके हाथ बंधे हैं, आपके पास हथियार ही नहीं है, तो आप लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? पुराने हथियारों से तो आप लड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए ये बार बार मांग की जाती रही है सुरक्षा विशेषज्ञों की ओर से, अब जाकर कहीं ना कहीं सरकार ने कदम उठाया है। मुझे लगता है कि इसे हमें कुछ सरल उदाहरणों से समझना चाहिए। ये जो कानून है सदियों पुराने हो गए, 100 साल से ज़्यादा पुराना कानून है। और याद कीजिए इस देश में 30 साल पहले ये देश पेजर लगा के घूम रहा था, आज 5G टेक्नोलॉजी है। वो पुराना कानून क्या कदम ताल कर सकता है? और जो कन्विक्शन रेट की बात आई, पूरी दुनिया में जैसे भारत का कन्विक्शन रेट कम है, तो उससे क्या सामाजिक आक्रोश नहीं भड़कता और उससे व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होते? नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्म बनती है कि जेसिका की हत्या होती है, मगर लोग देखने जाते हैं कि व्यवस्था कैसे फेल है। इस व्यवस्था में भरोसा रहे लोगों का और कन्विक्शन रेट ठीक हो, उसके लिए कि राजस्थान में अगर काला हिरण मारा गया तो काला हिरण मारने वाला जो दागी है वो पकड़ा जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि इससे प्राइवेसी से जुड़ी हुई समस्या है, मुझे लगता है कि आज जब वो मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल में फेस रिकॉग्निशन का फीचर देख रहे हैं, थंब उसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहे हैं, वो चीन की कंपनी को अपना थंबनेल देने को तैयार है, वो बायोमेट्रिक अपनी सारी डिटेल देने को चीनी कंपनियों को तैयार है, मगर अपनी सरकार से डर लगता है। अपनी सरकार से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार में भरोसा रहेगा तो
तो अपराधियों में भय रहेगा, व्यवस्था में लोगों का भरोसा रहेगा। इसलिए मुझे लगता है ये सारे बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी जी, और अगर विधायी कामकाज की ओर लौटें वापस, तो विधायी कामकाज में दोनों सदनों के एजेंडे में 3 महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। लोकसभा में आज द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 यानी कि सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पर विचार होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए 2005 के कानून में और संशोधन किया जाना है। बिल में सामूहिक संहार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार को ऐसे वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए निधियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक, अधिग्रहण या कुर्की करने का अधिकार दिया गया है। सीधा रुख करते हैं नवविक्रम की ओर। हमारे सहयोगी मौजूद हैं संसद भवन परिसर में। ये विधेयक जो है, अगर इसको देखें पढ़े तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे आमतौर पर विधेयक के बारे में स्पष्टता उसको पढ़ते ही हो जाती है। क्या कॉम्प्लिकेशन है इस विधेयक के साथ? क्या है आखिरकार ये विधेयक? अगर हम बात करें स्पष्टता आखिरकार, क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है कि जो नाभिकीय हथियार हैं उनको लेकर ही ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो हम बात करते हैं तो नाभिकीय हथियारों की ही बात करते हैं, लेकिन इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स भी शामिल हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधेयक जो सामूहिक संहार के हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम के संबंध में किसी भी जो कोई क्रियाकलाप होता है तो उसकी फंडिंग रोकने से संबंधित ये विधेयक है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल, केमिकल और ये नाभिकीय हथियारों के संबंधित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप और उनकी परिधान प्रणालियां आती हैं। हम देखेंगे कि प्रतिबिंब अगर बात करें तो इसे नाभिकीय हथियारों को लेकर लगातार बात होती रही है। अभी हमने यूक्रेन संकट के दौरान भी नाभिकीय हथियारों पर एक वैश्विक चर्चा देखी, जहां रूस ने अपने जो नाभिकीय हथियार हैं उन्हें अलर्ट मोड पर डाला। तो इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। विदेश मंत्री का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बदली हैं, इसलिए हमें अब पुराने कानून जो 2005 का कानून है उसमें संशोधन करने की जरूरत है। जी प्रतिबिंब। जी जी, यहाँ पर एक रिएक्शन मैं स्टूडियो से लेना चाहूँगा। सुजीत कुमार जी, कितना महत्वपूर्ण विधेयक है? देखिए, ये एक विधेयक था जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, शायद 2005 का एक एक्ट है। तो दिस इज रिप्लेसमेंट फॉर दैट एक्ट। जो पुराना एक्ट है उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे रोक था। जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटेड था, लेकिन उसका जो डिलीवरी या फिर उसका फाइनेंसिंग, इस पे रोक नहीं था। अब हम सब जानते हैं कि जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनका जो बिगेस्ट, अगर हम लोग इसका फाइनेंसिंग को चोक करें तो इनके जो कमर पे एक बहुत बड़ा हम लोग ये रोक लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसका फाइनेंसिंग, उसका जो डिसेमिनेशन, उसका जो सप्लाई चेन, पूरा जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके सप्लाई चेन को ये एक फ्रेमवर्क के अंदर लेके आता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण ये बिल है देश की सुरक्षा के लिए। जी सुनील जी, जहां देश की सुरक्षा की बात होती है तो मुझे लगता नहीं है कि सदन के भीतर इसका किसी तरीके का विरोध या जो है कहीं विरोध का मामला कभी विरोधी कोई विरोध का मामला करते नहीं। सरकार विरोधी का मौका दे देते तो करना ही पड़ेगा ना। सरकार तो मौका देते हैं विरोधी करने के लिए। सरकार विरोधी के साथ थोड़ा सहमत है कि जो पॉइंट, देखिए चर्चा होने का टाइम में जो पॉइंट है गवर्नमेंट को, सरकार को देखना पड़ेगा वो पॉइंट आम आदमी के लिए अच्छा है कि नहीं है। ये थोड़ा इसके इंट्रोड्यूस कर ले तो नो प्रॉब्लम इज देयर। तो गवर्नमेंट तो मौका ही नहीं देता ना, दिस इज द प्रॉब्लम। वो जो करके लेके आया पार्लियामेंट के अंदर, देखिए हम देखा, खुद नितिन जी को देखा। नितिन जी हमारा जो मिनिस्टर है, चर्चा होने का टाइम जो जो पॉइंट देखते हैं ये आम आदमी के लिए अच्छा है,
वो पॉइंट कर लेता है। बाद में उसका जो स्पीच होता है, उसको जो मिनिस्टर के जो स्पीच, उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छा है, ये हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ये सबका डिपार्टमेंट में, सभी का ये में उसको जो बना के लेके आते हैं, वहां से बाहर नहीं जाते हैं। जी, This लेकिन is the लेकिन अगर problem। गाँव में ये विरोधी इसके लिए ये मौका विरोध करते हैं। जी, लेकिन अगर बात करें हितेश जी, तो ये इसमें अगर नएपन की बात करें तो वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए निधियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या फिर आर्थिक संसाधनों पर रोक, अधिग्रहण और कुर्की का भी अधिकार मिल जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये 17 साल पुराना जो कानून था उसे बदलना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये कोई छोटा विषय नहीं है और आज से नहीं है। 17 साल से पहले भी एक बार अगर आप याद करें, इराक में सद्दाम हुसैन का नष्ट होना और इराक का तबाह होना, उसके पीछे अगर कोई एक वैश्विक मुद्दा बना था तो यही सामूहिक विनाश के हथियारों की तलाश में सब लोग थे जी। और जब दबाव बनता है तो उसमें किस तरह से सारी व्यवस्थाएं बिखर जाती हैं, लोगों को और नुकसान होता है। बाद में जो हमने देखा, आप तुर्की और सीरिया के बीच में देखिए, जब सारा चल रहा था तो एक ने दूसरे के विरुद्ध रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए, ऐसे आरोप लगे। तीसरा सबसे बड़ा इसका उदाहरण आता है कोविड के दौरान। आप अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में जिस तरह से ये वायरस फैला और चीन से लेकर फैला, अमेरिका के चुनावों के बीच में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्या चीन के गैर जिम्मेदार व्यवहार की वजह से ऐसा हुआ, वहाँ की लैब से जो सैंपल हुआ। मगर इसने पूरी दुनिया को प्रवृत्त किया कि हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा, केवल आणविक हथियार नहीं। और ये तुर्की सीरिया का मसला नहीं है, ये पश्चिम एशिया का मतलब, ये सबका मसला है और सबसे जुड़ा हुआ है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसके बारे में जो उपबंध हैं, विनियम हैं, उनमें जब डिटेलिंग में वो लोग गए तो ये हमारी ज़रूरत पड़ जाती है कि उसके साथ मैच करने के लिए हम भी इसमें संशोधन करें। और जब ये संशोधन करते हैं तो ये हो सकता है कि ये हथियार कोई और बना रहा हो और वित्त पोषण करने वाला व्यक्ति को उसका पेशा हथियारों से जुड़ा हुआ लगता ही ना हो, तो दोनों के लिंक को खंगालना और इस कड़ी को तोड़ना, ये क्योंकि दुनिया अब आपस में जुड़ी हुई है। आप जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहिए, चाहे उसे मार्शल मैक्लुहान का ग्लोबल विलेज कहिए, जब ग्लोबल विलेज हो जाता है तो एक दूसरे के कंसर्न भी जुड़ जाते हैं। ये आपको सप्लाई चेन अगर रोकेंगे तभी सामूहिक विनाश के हथियार भी रुक पाएंगे और जो प्रभुसत्ता संपन्न देश हैं उनके पास ये रहेगा। मैं एक बिंदु अंत में और जोड़ना चाहूंगा। पहले जब लड़ाइयां होती थी तब किसी भी लड़ाई में वो फ्लैश पॉइंट कैसे बन सकती है, उसका ये होता था कि उसकी भू रणनीतिक स्थिति कैसी है, उसके गठबंधन कैसे हैं। मगर जब ये सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं तो दुनिया में कोई भी जगह फ्लैश पॉइंट बन सकती है। इसलिए इसे रोकना पूरी दुनिया की साझी जिम्मेदारी मुझे लगता है। जी, और रूस यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो गया है। एक तरफ इस तरीके के हथियार पर रोक और दूसरी तरफ अपराधियों पर किस तरीके से नकेल कसी जाए, उस पर भी जो है विधेयक है। और दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। हमने बात की थी अपनी सहयोगी से, उन्होंने जानकारी भी दी। हम बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से 1920 के कैदियों की शनाख्त संबंधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप को प्राधिकृत करने के प्रावधान हैं। साथ ही इस तरह के मामलों में गिरफ्तार और दोष सिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने की बात कही गई है। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है, इसकी जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं। उच्च सदन के एजेंडे में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 भी शामिल है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 का संशोधन किया जाना है। इसमें त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में डारलोंग समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव है। विधेयक 28 मार्च 2022 को लोकसभा से पारित हो चुका है। कृति, अगर इसकी बात करें इस खास विधेयक की, 1950 का संशोधन किया जाने वाला है और त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजाति में डारलोंग समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं और बात ये आई थी कि अगर
राज्य सरकारों से जो है तालमेल बनाकर या उनसे जो है जानकारी हासिल करके इस विधेयक को तैयार किया जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कौन सी जाति किस समुदाय में आनी चाहिए, राज्य सरकार के पास डाटा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रतिबिंब, जब पहले भी इस पर चर्चा हुई थी और इसके अलावा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल जिस पर चर्चा हुई थी, जिसमें भोक्ता कम्युनिटी के एक्सक्लूजन की बात थी, तब भी ये चर्चा आई थी कि किस तरह से जो सिफारिशें आती हैं राज्य सरकारों, क्योंकि उनके पास डेटा बहुत होता है और इसके अलावा जो उनका स्पेसिफिकेशन होता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होता है। तो देखिए इस पर भी आश्वासन दिया था सरकार ने कि जो भी सिफारिशें हैं राज्य सरकार की उनको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और अगर हम आज के बिल की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि डारलोंग जो है ट्राइब, उसको कुकी की जो सब ट्राइब है उसमें इंक्लूड करने की बात है। देखिए पहले भी सरकार कह चुकी है कि लगातार वो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, और ये खासकर जो ये बिल लाया गया है वो उस समुदाय के लिए लाया गया है, उस कम्युनिटी और उस ट्राइब के लिए लाया गया है जो हिली रीजन में एक साथ तो रहती हैं लेकिन उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो इसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा उसके बाद इनको सब फायदा मिल सकता है। और पहले भी सरकार कह चुकी है कि जो शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट है वो लगातार सरकार बढ़ा रही है। देखिए पहले 2014-15 में ये तकरीबन 16,000 करोड़ था, इसको बढ़ाकर अब 87,000 करोड़ कर दिया गया है। तो सरकार का फोकस ये है कि ट्राइबल अपलिफ्टमेंट हो, इसके अलावा जो सोशली मार्शलाइज कम्युनिटीज़ हैं, सेक्शंस हैं, ट्राइब्स हैं, उन पर भी फोकस ज़्यादा है। तो आज इस पर चर्चा देखने को हमको मिल सकती है उच्च सदन में। इसके अलावा वक्तव्य भी हैं, मंत्रियों के वक्तव्य, किन विषयों पर महत्वपूर्ण वक्तव्य होने वाले हैं कृति? जी हाँ, देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो रिपोर्ट आज आएगी, देखिए सीएजी की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाली है, ऑडिट और अकाउंट्स की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाली है कि किस तरह से सिलेक्शन और ट्रेनिंग होता है आर्मी ऑफिसर्स का, इंडो नेपाल बॉर्डर में किस तरह से जो रोड का काम है वो चल रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उस पर एक ऑडिट अकाउंट्स है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो हम आधार के लिए यूज़ करते हैं उस पर भी एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट आएगी। और साथ ही साथ जो हमारे पैनलिस्ट राज्यसभा एमपी सुजीत कुमार मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक रिपोर्ट है वो सदन पे रखेंगे जो प्रिविलेजेस के ऊपर है। जो एक सदस्य ने उच्च सदन के वहाँ पर प्रेस मीट में जो ऑनरेबल चेयरमैन के खिलाफ कुछ बोला था उस पर प्रिविलेजेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा रिव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम, और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट तो आती हैं लेकिन वो कितना जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो कितने इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट होगा वो यूनियन मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति का होगा, जो कि बताएंगे कि किस तरह से जो रिकमेंडेशंस दिए हैं रूरल डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी ने उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसका फोकस जो होगा वो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण पर होगा। तो कहा जा सकता है बेहद अहम कामकाज आज उच्च सदन में। जी, आपका जिक्र यहाँ पर किया है सुजीत जी, हमारी सहयोगी ने, और कितनी महत्वपूर्ण होती हैं समितियों की रिपोर्ट्स और उस पर क्या कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा या फिर करने वाली है सरकार, वो वक्तव्य जो संबंधित मंत्री देते हैं कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें कमिटियों का जो कामकाज है ये बहुत ही अहम होता है, क्योंकि कमिटीज़ में एमपीज जो होते हैं फ्रीली डिस्कस कर पाते हैं जी, गोइंग बियॉन्ड पार्टी लाइन। तो ये इनका जो रिपोर्ट होता है इसको हर सांसद को पढ़ना चाहिए, और इसको ये जो आफ्टर लॉट ऑफ डिलिब्रेशन ये रिपोर्ट का जो फाइनलाइजेशन होता है उसको सदन में पेश किया जाता है, और इसको सरकार बहुत सीरियसली लेती है। तो मैं मानता हूँ ये काफ़ी सीरियस बिजनेस है। और मैं इसके अलावा और कहना चाहता हूँ जैसे प्रश्नकाल, आज प्रश्नकाल में भी राज्यसभा में बहुत अहम मुद्दे सब सामने आज आएंगे, जैसे IMR MMR देश में इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है, और जो अपना पर्सन्स विद डिजेबिलिटी उनके लिए सरकार क्या कर रही है, नरेगा के बारे में, फिर अपने जो नेशनल हाईवेज में ट्रॉमा सेंटर्स होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है एवरी 100 किलोमीटर एक ट्रॉमा सेंटर होनी चाहिए, अपने देश में नहीं है वो। और मैं भी एक प्रश्न आज काल में आज मेरा स्टार्ट क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें वैकेंसीज बहुत हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कोरापुट एक है उड़ीसा में, वहाँ पे 89% वैकेंसीज है। आप यकीन नहीं करेंगे प्रतिबिंब जी, 89% वैकेंसीज है। तो ये बहुत सारे अहम मुद्दे भी आज प्रश्नकाल में आएंगे। जी, यहाँ पर नॉट फॉर उड़ीसा, ऑल स्टेट्स एजुकेशन वैकेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम माने क्या बोले खत्म हो गया जी। इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो बारे में जो बोला, यूक्रेन से जो स्टूडेंट आया मेडिकल स्टूडेंट, उसको भर्ती कराने के लिए जो सिस्टम है होना चाहिए, किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ? एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बंगाल देखिए यूक्रेन कितना इंडिया से कितना छूटा है,
देखिए इंडिया में नहीं होता है, यूक्रेन में ज़्यादा। हमारे इंडिया में जो स्टूडेंट मेडिकल पढ़ते हैं यूक्रेन में उससे 4 गुना 5 गुना होता है। क्यों? ऐसा हमारा गवर्नमेंट को ऐसे ध्यान देना चाहिए। और जो लेकिन सवाल सुजीत जी जो बोले, एक प्रश्न सुजीत जी के साथ थोड़ा हम सहमत नहीं है। जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट हम देखते हैं बहुत दिन से, तो हम है पार्लियामेंट में, तो वो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का अंतर जो मिनिस्टर का ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को जो ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को तो ध्यान नहीं देता है। हम चर्चा रेलवे में थे, फूड कमेटी में, फूड कंज्यूमर अफेयर्स में थे, अभी पावर एनर्जी में अभी आया, तो हम देखा कि इसमें गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री जो अमेंडमेंट बनता है, बिल बनाता है, अमेंडमेंट जो करते हैं ना, उसका ऊपर पूरा ध्यान नहीं देता है। हमारा एक अमेंडमेंट था, थोड़ा टाइम, जो फूड प्रोडक्टर, जो देखिए लॉ है, फूड प्रोडक्टर का अंदर लॉ है क्या, जो प्रोडक्टर करते हैं वो जो गलत है, कोई मिलावट है तो उसको पनिशमेंट होगा। हमारा अमेंडमेंट में था जे नो ओनली फॉर प्रोडक्टर नहीं, जो सेलिब्रिटी उसको प्रचार करते हैं उसको भी ज्यादा पनिशमेंट होना चाहिए। मैं ज्यादा पनिशमेंट होना मैं चाहिए। 30 सेकंड लूंगा। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मैं जो एजुकेशन का बात हो रहा था, अभी सुनील जी भी बता रहे थे, मैं सरकार को शाबाशी दूंगा। जी। पहली बार अपना जो बजटरी प्रोविजंस 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ है पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मैं मानता हूँ सरकार काफ़ी कुछ कर रहा है। और जो कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था 1964 में कि 6% ऑफ GDP खर्च होनी चाहिए एजुकेशन पे, हम लोग अभी सिर्फ 3% ही है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि ये एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा और अभी जो 1 लाख बजट प्रोविजन हुआ है वो आगे बढ़ के 6% ऑफ GDP तक भी आएगा। नहीं, वो तो एजुकेशन के बारे में जो आप बोले ना, देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है हितेश जी, नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति में प्रयास यही किया जा रहा है कि थोड़ी सी सरल हो चिकित्सा जगत की पढ़ाई को, और बाउंडेशन उतनी ज़्यादा ना हो जितनी अभी तक रही हैं पिछले 70 बरस में। देखिए पिछले 70 बरस में जो था, स्ट्रीम्स के बीच में खांचे बंधे हुए थे, जो कॉमर्स वाला है, आर्ट्स वाला है, साइंस वाला है। नई शिक्षा नीति की बात आपने की, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा काम उसमें ये है जो ब्रैकेटिंग की गई थी मेधा की, जो प्रतिभावान लोग थे उनको किसी एक स्ट्रीम में ही पट्टा बांध के रखना, वो ब्रैकेट टूटा है। और जो इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेस्ट हैं बच्चों के, अगर वो डेवलप होंगे तो मुझे लगता है कि भारत इन सारी बाधाओं के बावजूद भी पूरी दुनिया में अपनी मेधा का लोहा मनवाता रहा है। और नई शिक्षा नीति के बाद तो निश्चित ही एक सबसे बड़ा टैलेंट पूल दुनिया का अगर है तो वो भारत है, ये बात हम सिद्ध कर पाएंगे। और बजटिंग धीरे धीरे बढ़ना, उधर स्किल इंडिया के लिए प्रयास लगातार होना, ये चीज़ें आपस में जब कनेक्ट करेंगी तो इसका परिणाम भारत ही नहीं ये दुनिया देखेगी, ये तय बात है। जी, तय बात है। और तय बात ये भी है कि जिस तरीके की चर्चा यहाँ पर हुई है, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की कार्यसूची में जो शामिल तत्व हैं उन पर हुई है। इस तरीके की चर्चा सदन के भीतर हो और बहुत जो है फलदायी हो आज की कार्रवाई, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की। लेकिन आप तीनों विशेषज्ञ मेहमानों ने समय निकाला और स्टूडियो में मौजूद रहे, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता की बात करें तो इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी होनी है। 31 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया था, जिसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। 31 मार्च को 2 घंटे से ज्यादा चली चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। विपक्षी दलों के सांसदों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अधिक से अधिक आयोजन करना चाहिए। सत्ता पक्ष ने कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला है और खिलाड़ियों की स्थिति और उनको मिलने वाली सुविधाओं में बहुत सुधार आया है। चर्चा पूरी नहीं हो पाई है और आज भी ये जारी रहेगी। उच्च सदन के एजेंडे में श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब भी शामिल है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आज चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इससे पहले 30 मार्च को डीएम के सांसद एम
शनमुगम ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार, सुझाव और चिंताएं सदन के सामने रखी। रोजगार सुरक्षा को बड़ी चुनौती बताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर कामगारों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि विकास के क्रम में हर क्षेत्र में रोजगार सृजित हुए हैं, जिससे कामगारों को लाभ हुआ है। श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस साल के बजट में करीब 16,894 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 2,645 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। जी हां, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे प्रश्नकाल के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और लोकसभा में बुधवार के दिन प्रश्नकाल के दौरान कोयला, वाणिज्य और उद्योग, संचार, पृथ्वी विज्ञान, रेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और वस्त्र मंत्रालय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रेल मंत्रालय से आज सर्वाधिक 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए नजर डालते हैं लोकसभा की प्रश्न सूची पर। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी रेल मंत्रालय से ROB यानी कि सड़क के ऊपर से पुल, RUB यानी कि सड़क के नीचे से पुल और LHS सीमित ऊंचाई वाले पैदल पार पथों पर जल जमाव की स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय रामचंद्र पाटिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भूस्थानिक जानकारी मतलब जियोस्पेशन इंफॉर्मेशन से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद शंकर लालवानी संचार मंत्रालय से ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े मोबाइल टॉवर से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स की सहायता की योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद संगीता कुमारी सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अपने प्रश्न के जरिए पूछेंगे कि समाज के कमजोर तबकों के विकास के लिए मिशन नवोन्मेष यानी कि मिशन इनोवेशन के जरिए नई शुरुआत करने का विचार कर रही है क्या सरकार। सांसद चंद्रशेखर साहू वस्त्र मंत्रालय से कोविड-19 के हथकरघा क्षेत्र पर पड़े प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद PP चौधरी रेल मंत्रालय से रेल संचालन में बायो डीजल में होने वाले खर्च के ब्यौरे से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर उमेश जी यादव रेल मंत्रालय से कर्नाटक के किष्किंधा से उत्तर प्रदेश में अयोध्या तक विशेष रेलगाड़ी चलाए जाने के प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद रामदास चंद्र भानजी तडस रेल मंत्रालय से रेल पथों पर इंसानों और जानवरों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं, खासकर हाथियों की मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद दिनेश चंद्र यादव कोयला मंत्रालय से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले के उत्पादन और मांग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुनील बाबूराव मेंधे रेल मंत्रालय से नागपुर बिलासपुर के बीच रेलवे के विकास कार्यों को पूरा किए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद दिलीप शाइकिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती वस्त्र मंत्रालय से साल 2016 में हस्तशिल्प कारीगरों के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू की गई पहचान कार्ड योजना की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद बालू भाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से साझा मोबिलिटी उद्योग की मदद के लिए उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद अपराजिता सारंगी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से समुद्र के बढ़ते स्तर का प्रभाव और उसके प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद रविंद्र कुशवाहा कोयला मंत्रालय से कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से कोयले के उत्पादन से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद मोहन भाई कुंडारिया रेल मंत्रालय से अहमदाबाद तक ही जाने वाली रेल गाड़ियों के राजकोट तक विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद महाबली सिंह संचार मंत्रालय से देश में इस समय हो रही कॉल ड्रॉप की समस्या से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से तमिलनाडु में परियोजनाओं की लागत में लगभग 40% की वृद्धि से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद कल्याण बनर्जी रेल मंत्रालय से बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं।
राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में बुधवार के दिन प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, गृह, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा, गृह और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आज 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए नजर डालते हैं राज्यसभा की प्रश्न सूची पर। सांसद GC चंद्रशेखर महिला और बाल विकास मंत्रालय से ICDS मतलब की एकीकृत बाल विकास सेवा के लिए बजट आवंटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद शांता क्षत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केंद्र स्थापित किए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाली हैं। सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार शिक्षा मंत्रालय से आंध्र प्रदेश से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के लिए ली गई जमीन से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद KC वेणुगोपाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अधीन दी जाने वाली दिहाड़ी की राज्यवार दर से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद महेश पोद्दार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से हाथ से मैला ढोने वाले की पहचान किए जाने और फिर उनके पुनर्वास किए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद राकेश सिन्हा गृह मंत्रालय से जम्मू और कश्मीर में अवसंरचना के विकास से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद अनिल देसाई गृह मंत्रालय से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका और महत्व से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर L हनुमंतया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से निशक्तता अधिकार से जुड़े निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निशक्त महिलाओं के लिए अलग से धनराशि आवंटित न किए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद सुशील कुमार मोदी गृह मंत्रालय से वर्तमान जेलों में बंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की ताज़ा जानकारी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद राजेंद्र गहलोत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जोधपुर में प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क के ब्यौरे से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सतीश चंद्र दुबे महिला और बाल विकास मंत्रालय से बिहार में ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों जिनके पास अपनी इमारतें नहीं हैं उनकी वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू शिक्षा मंत्रालय से सिंगल मदर के बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा में आरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद रेवती रमन सिंह महिला और बाल विकास मंत्रालय से कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुजीत कुमार शिक्षा मंत्रालय से उड़ीसा और अन्य राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर विनय P सहस्त्रबुद्धे ग्रामीण विकास मंत्रालय से गांवों का स्थानिक नियोजन और भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIM मानचित्रण से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आज राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।